हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, चकाचक। तो बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ससुरा फिजिक्स। बाबू, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ईएम वेव्स वाली ही टॉपिक को कंटिन्यू करके खत्म करेंगे। याद करो, पिछले वाले वीडियो में ईएम वेव्स का पहला मेन टॉपिक के ऊपर बात किया गया था बाबू, जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है ना? और अब ये तुम ऐसा समझो, ईएम वेव्स का सेकेंड पार्ट के ऊपर बात करना है, जो कि ईएम वेव्स का आखिरी पार्ट होगा। ठीक है ना? चलो शुरुआत करते हैं बाबू। अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे बाबू कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है। आरसी सर्किट का जब भी सवाल पूछेगा डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो हम लोगों को क्या करना है, ये सब बात तुम बहुत अच्छे से समझ लिया था बाबू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग को इस वाले टॉपिक में बात करना है बाबू, ईएम वेव्स का सेकेंड टॉपिक में, कि आखिर ईएम वेव्स का डिस्कवरी कौन किया, कैसे किया, और अंतिम में ईएम वेव्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और उसी के ऊपर एग्जाम का सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना? चलो तो बात समझो बाबू। ईएम वेव्स का जो खोज किया था, उन साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है ना? मैक्सवेल क्या किया था वो बात समझना। मैक्सवेल बहुत दिन से ये चार फॉर्मूला को स्टडी कर रहा था। बात समझना, ये चार फॉर्मूला एग्जाम में लिखने को पूछता है बाबू। इन चारों फॉर्मूला को एक कॉमन नाम से बुलाया जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशन। याद रखना इस बात को। तो क्या था मैक्सवेल्स इक्वेशन का, क्या क्या फॉर्मूला था, ये चारों फॉर्मूला तुम पढ़ा हुआ है। पहला फॉर्मूला देखो, इंटीग्रल ई डॉट डीएस, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तुम पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर में गॉस लॉ के नाम से। सेकंड ये फॉर्मूला देखो, तुम मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा था, इंटीग्रल बी डॉट डीएस थ्रू अ क्लोज सरफेस। अरे तुम इसका मतलब जानता है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तुम जानता है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट करेगा क्लोज सरफेस में, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर भी करेगा। ये था बाबू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तीसरा ये बाबू फैराडेज लॉ, इंटीग्रल ई डॉट डीएल, अरे मतलब ईएमएफ, किसी भी लूप में कितना ईएमएफ आएगा, इज माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, इज माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे फाइव बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये आखिरी फॉर्मूला तुम जानता है बाबू, इसको भी तुम पढ़ा था किसमें, मैग्नेटिज्म चैप्टर में, इंटीग्रल बी डॉट डीएल, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। और याद है ना, आई इनक्लोज में दो करंट आता है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है ना? और इस फॉर्मूला का नाम क्या हो चुका था, याद है ना, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। तो बाबू इन चार फॉर्मूला की मदद से बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारा डेरिवेशन किया मैक्सवेल। हम लोग को उसमें नहीं जाना है बाबू। इन चार फॉर्मूला की मदद से फाइनली मैक्सवेल क्या कंक्लूड किया बाबू, ये बोर्ड्स में हर बार लिखना पड़ता है, देखो लिख भी दे रहे हैं। फाइनली इन चार फॉर्मूला को पूरा स्टडी करके, बहुत सारा डेरिवेशन करके, फाइनली ही concluded that, लिखना, फाइनली ही concluded that time varying magnetic field and time varying electric field are coupled। ये वर्ड लिख लेना, आर कपल्ड। कपल्ड का मतलब टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता है। टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड आर कपल्ड एंड दे टुगेदर प्रोपागेट इन स्पेस। ये दोनों वेव, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड,
दोनों स्पेस में एक साथ प्रोपागेट करता है बाबू, और इसी को बोला जाता है ईएम वेव्स। सुनो ध्यान से, टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड और टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को बाबू, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है मतलब टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। ये है मतलब ये भी है, और दोनों स्पेस में एक साथ प्रोपागेट करता है, और इन्हीं को बोला जाता है ईएम वेव्स। ठीक है ना। तो बाबू ये सवाल जो अभी बताए हम, ये वाला बात ये बोर्ड्स में पूछता है 2 या 3 नंबर का। बताइए मैक्सवेल इक्वेशन क्या था, और फाइनली मैक्सवेल उससे क्या कंक्लूड किया। तो इतना बात लिखेगा तो पूरा 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना। और अब इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक कि आखिर ईएम वेव्स का प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो चलो बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं बाबू, ईएम वेव्स का। एग्जाम का 85 to 90% क्वेश्चन जो आता है वो ईएम वेव्स का प्रॉपर्टीज के ऊपर आता है। ठीक है ना। ध्यान से देखो, ईएम वेव्स का फोटो बनाकर दिखाया है। ध्यान से देखो ईएम वेव्स का फोटो। ईएम वेव में बेटा 2 चीज ऑसिलेट करता है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन कि वेव किधर प्रोपागेट कर रहा है। बात समझो, इस फोटो में गौर से देखो, वहां पर देखो पीआर का मतलब वो प्रोपागेशन है। ठीक है ना। वेव प्रोपागेट कर रहा है एक्स के अलोंग। ध्यान से सुनना, बोला जाता है, सुनो, टोटल 3 चीज है। एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का डायरेक्शन, और एक मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन ऑफ डायरेक्शन। पहला प्रॉपर्टी एक बार देखो, प्रोपागेशन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। जैसे इस फोटो में देखो, सुनो, वेव प्रोपागेट कर रहा है एक्स के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, ये लाल वाला देखो ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है वाई के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है जेड के अलोंग। तुमको थोड़ा सा अगर हम ईएम वेव का फील कराना चाहे तो मान लो ना, एक बार के लिए मानो कि हम ईएम वेव है। ठीक है, ये रहे पूरा एकदम एक जिंदा ईएम वेव। इस वाले मेरे हाथ को मानो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले मेरे हाथ को मानो मैग्नेटिक फील्ड। बात समझना, अब ध्यान से देखना, वेव जाएगा एक्स के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे ये वाई के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा वाई के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा जेड के अलोंग। ध्यान से देखो, दिखा अच्छे से, ये वाला बात नहीं दिखा अच्छे से, देख ध्यान से देख, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग, और प्रोपागेशन किधर के अलोंग हो रहा है बेटा, तो प्रोपागेशन हो रहा है सर वेव का एक्स के अलोंग। ये कुछ होता है बेटा ईएम वेव। ईएम वेव के अंदर 2 चीज ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एग्जाम का एक सवाल का ये बहुत फेमस फॉर्मूला, अगर तुमको डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन पता करना है तो कुछ मत करना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, तो उससे डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन पता चल जाएगा। यहां पर देखो ना, ये प्रोपागेशन के अलोंग हम यूनिट वेक्टर लिखना चाहते थे, तो E क्रॉस B किए और उसको E क्रॉस B के मैग्नीट्यूड से बटा मार दिए। सब समझता है ना बाबू अच्छे से कि यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं। एक बार तुम E क्रॉस B करके देखो ना, इस फोटो में वेरीफाई करके देख लो कि बात सही है कि नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट सबको करने आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है वाई के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है जेड के अलोंग है। एक बार करो ना, E, उंगलियों को रखो E की तरफ, E क्रॉस B, बताओ E क्रॉस B का अंगूठा डायरेक्शन किधर बता रहा है, E क्रॉस B का डायरेक्शन आ रहा है ना पॉजिटिव एक्स के अलोंग, और देख लो वेव प्रोपागेट भी किधर कर रहा है, पॉजिटिव एक्स के अलोंग। तो ये था पहला 2 प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी लिख लेना बाबू, तीसरा प्रॉपर्टी लिख लो, बहुत सिंपल है, वो तुमको पहले से ही पता है, लिख लो खुद से, ईएम वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट। ईएम वेव को
प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम का आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ईएम वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। चौथा प्रॉपर्टी बाबू जो कि बहुत जरूरी है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन में एक बात तुम गौर करोगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन का फेज सेम होता है। याद है फेज किसको बोलते हैं? साइन के अंदर वाले जो कचड़े होते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, इसको वेव्स में है ना, उस वेव का फेज बोला जाता था। तो लिख लो तो बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव द सेम फेज। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का फेज सेम होता है, ठीक है ना। चलो अब बहुत ध्यान से देखना बाबू, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का तुम लोगों को इक्वेशन लिख के दिखा रहे, ध्यान से देखना। बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, एकदम ध्यान से देखो। ई नॉट क्या हो समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस बात को समझ पा रहा है बाबू? ओमेगा टी माइनस के एक्स है बाबू। ये जो के साथ जो टर्म लिखा हुआ रहता है ना, याद रखना वो वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है। ओमेगा टी माइनस के एक्स मतलब वेव किधर ट्रेवल कर रहा है? एक्स के अलोंग। और याद है ओमेगा टी और के एक्स के बीच में माइनस है, माइनस है मतलब वेव किधर ट्रेवल कर रहा है? पॉजिटिव एक्स के अलोंग। और अगर प्लस होता ना बीच में तो वेव किधर ट्रेवल करता? नेगेटिव एक्स के अलोंग। बाबू ये सब याद करो, वेव चैप्टर में तुम सीखा होगा। ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलो ये तो हो गया इसका वैल्यू। और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सबसे बाहर में लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रहा है? वाई के अलोंग ना, तो यहां लिखो जे कैप। ये रहा बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अलग होगा, लेट्स से इट बी नॉट। हाँ बाबू, लेकिन साइन के अंदर वाला कचड़ा सुन लो, ये साइन के अंदर वाला कचड़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था वही मैग्नेटिक फील्ड का होगा। दे बोथ हैव द सेम फेज। और अब बाहर में सबसे बताओ, सबसे बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का बताओ प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोपगेट कर रहा है? जेड के अलोंग ना। तो यहां पर क्या लिखेगा तुम? के कैप। एकदम ध्यान से देख लो, वैसे लिखा जाता है। बहुत सारा सवाल पूछता इक्वेशन लिखने का, ठीक है ना। चलो अब एक आखिरी बात और, एक और आखिरी बात जिसके ऊपर सीधा सीधा बहुत सारा सवाल पूछा है। एक बात ये वाला याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट बाई बी नॉट, ई नॉट बाई बी नॉट का रेशियो सुन लो, ई नॉट बाई बी नॉट का रेशियो वेव वेलोसिटी के बराबर होता है। वेव वेलोसिटी, वेव जिस मीडियम में है, मान लो वेव वैक्यूम में है, तो ये v का वैल्यू c के बराबर हो जाएगा 3 × 10 का पावर 8। पर अगर मान लो वेव ग्लास में ट्रेवल कर रहा है तो यहां पर किसमें वेव का स्पीड पुट होगा? ग्लास में ना। ग्लास में जो वेव का स्पीड है, तो ई नॉट बाई बी नॉट का रेशियो वेव वेलोसिटी के बराबर होता है। वो वेव जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम में जो वेव का वेलोसिटी है वो यहां पर पुट होगा। बच्चा पूछता सर यहां पर सीधे c लिख दे। अरे बेटा c से किसको डिनोट करते थे? वेव का स्पीड, लाइट का स्पीड वैक्यूम में ना। जरूरी है कि हर क्वेश्चन में ईएम वेव वैक्यूम में ही ट्रेवल करेगा, इसलिए एकदम हम जनरल बात लिखे बेटा, ई नॉट बाई बी नॉट वेव वेलोसिटी के बराबर होता है। क्वेश्चन में लिखेगा वैक्यूम तो ये हो जाएगा 3 × 10 का पावर 8। क्वेश्चन में लिखेगा ग्लास में ट्रेवल कर रहा है तो ग्लास में जो स्पीड होता है वेव का वो पुट करना। क्वेश्चन में लिखेगा वाटर में ट्रेवल कर रहा है तो वाटर में जो वेव का वेलोसिटी होता है ई नॉट बाई बी नॉट का वही रेशियो होगा। इसके अलावा बेटा एक और फॉर्मूला बहुत काम आता है, ये फॉर्मूला तुमको पहले से पता है तो तुम ऐसा समझो ना, इस चैप्टर में वेव वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला है। एक तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला ई नॉट बाई बी नॉट, और याद करो वेव चैप्टर में तुम पढ़ा है वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा बाई के।
तो ये दोनों बहुत काम आता है बेटा ईएम वेव का भी क्वेश्चंस में, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये सब सारा बात हो गया बाबू। अब इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है, ठीक है ना, आखिरी पार्ट, वो ईएम वेव का एनर्जी डेंसिटी के ऊपर है। चलो उसके ऊपर बात करते हैं। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं बाबू, ईएम वेव का एकदम आखिरी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं बाबू, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। बात समझो बाबू, ईएम वेव के अंदर दो चीज ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इस बात को समझो, ईएम वेव का जो टोटल एनर्जी है वो दो चीजों के बीच में डिवाइडेड है बाबू। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आधा एनर्जी होता है और मैग्नेटिक फील्ड के पास आधा एनर्जी होता है, ठीक है ना, एकदम 50-50% होता है। तो अगर पहला सवाल एग्जाम में कभी पूछे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा तुम लोग को एनर्जी डेंसिटी का मतलब पता है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये सब वेव्स चैप्टर का बात है। इस चैप्टर में बार बार यही पूछेगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछेगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। अगर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। और अगर एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज एनर्जी डेंसिटी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और एक बात समझो बाबू, सुनो ध्यान से, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एकदम बराबर होता है। अभी हम 2 मिनट में इस बात को प्रूफ कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जो एनर्जी डेंसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड के पास जो एनर्जी डेंसिटी है, दोनों अलग अलग दिख रहा है, 2 लाइन लगेगा, दोनों एकदम बराबर प्रूफ हो जाएगा। तो अगर एक बार के लिए मानो, अगर हम इन दोनों को बराबर प्रूफ कर दिए, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव को तुम ऐसे लिख सकता है, अरे ये दोनों टर्म अगर बराबर हो गया तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव को ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ट्वाइस ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा तो 1/4 का 1/2 ना हो जाएगा, अरे 2 से गुना करो ना उसको। और फिर या तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का ही एनर्जी डेंसिटी को 2 से गुना कर देना। तो बेटा यही 2 फॉर्मूला बार बार काम आएगा, सुन लो। अभी हम प्रूफ कर दे रहे 1 मिनट के अंदर कि ये टर्म और ये टर्म बराबर है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव क्या होगा, या तो ट्वाइस ऑफ दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में पूछ, अरे दोनों से सेम आंसर आएगा भाई। अगर डेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में दिया हुआ है तो इसको यूज करना, डेटा बी नॉट के टर्म्स में दिया हुआ है तो उसको यूज करना, अरे दोनों से सेम आंसर आएगा। तो सर आप पहले सबसे इसको प्रूफ कर दीजिए ना कि ये और ये बराबर है। चलो प्रूफ कर देते हैं। चलो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है ना, 2 प्रोसेस करेंगे, 2 लाइन लिखेंगे बेटा, ये एकदम इसके बराबर आ जाएगा। इसके लिए हम लोग को 2 फॉर्मूला का यूज आएगा। पहले ये सब अच्छे से नोट कर लिया ना, ये सब समझ गया ना अच्छे से। बात समझो बेटा, इसका बहुत ज्यादा डेरिवेशन और बहुत ज्यादा डिटेल में घुस सकते हो, हम लोग के काम का नहीं है। ये मेंस का टॉपिक है बाबू, ठीक है ना। ये टॉपिक एडवांस में दूर दूर तक नहीं है बाबू। तो बेकार का टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बहुत अच्छा अच्छा चैप्टर है जो तो कि तुमको पढ़ना है। हाँ, ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, जो बता रहे उससे अलग आज तक एक सवाल नहीं पूछा है, ठीक है ना। चलो जल्दी से हम इस बात को प्रूफ कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये एकदम 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट के बराबर है। इसके लिए हमको एक फॉर्मूला का यूज आएगा, ये तुम पढ़ा है ना, स्पीड ऑफ लाइट 1/अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होता है। ये बात जानता है ना, तो बस इतना ही है। और वेव वेलोसिटी किसके बराबर होता है, ई नॉट बाई बी नॉट के। बस ये 2 टर्म की मदद से वेव वेलोसिटी ई नॉट बाई बी नॉट। चलो बताओ तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है ना। तो एक काम करो ना, एप्सिलॉन नॉट को अपन वहां से क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को एक बार के लिए इक्वेशन को स्क्वायरिंग मारो बाबू, तो तुम क्या लिखेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो यहां से बताओ ना, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 1/म्यू नॉट सी स्क्वायर।
1/μ0c², और ये E0², ठीक है ना। बताओ तुम E0 को क्या लिख सकता है? E0 को लिख सकता है CB0, E0 को CB0, तो E0² को क्या लिख सकता है? C²B0²। और अब ध्यान से देख लो क्या आंसर आ चुका है, 1/4B0²/μ0। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना। तो बाबू इतना ही इसका थ्योरी वाला पार्ट था। एक दो और हम एक्स्ट्रा फॉर्मूला बता दे रहे बेटा, जो कि इस चैप्टर का नहीं है, वेव्स चैप्टर का है, पर काम आता है इस चैप्टर में भी, ठीक है ना। तो बार बार तो इसमें तुम जब भी प्रीवियस ईयर खोलेगा तो बार बार सवाल पूछेगा एनर्जी डेंसिटी का, लेकिन किसी किसी में सवाल पूछेगा ना कि बताओ वेव का इंटेंसिटी क्या है। याद है एक फॉर्मूला था जो एनर्जी डेंसिटी को और इंटेंसिटी को रिलेट करता था, याद करो। एक ये वाला फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद में रखना बाबू, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी बाई वेव वेलोसिटी। ये बहुत काम आता है। एनर्जी डेंसिटी तुम आराम से लिख लेगा, पर अगर इंटेंसिटी पूछेगा वेव का तो एनर्जी डेंसिटी को वेव वेलोसिटी से गुना कर देना, ठीक है ना। इस सवाल में जनरली जब तुम इसका प्रीवियस ईयर खोल के देखेगा बाबू, तो बार बार तुमसे सवाल पूछा है पॉइंट सोर्स का, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और पॉइंट सोर्स का पावर बता देगा, और पॉइंट सोर्स का आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी पूछेगा। याद करो ना बेटा, यह सवाल वेव्स चैप्टर का था। हाँ, तुमको ईएम वेव्स का प्रीवियस ईयर में दिखेगा, तो सुन लो, सवाल में बहुत बार मेंशन रहेगा बाबू पॉइंट सोर्स, बहुत सारा सवाल में पॉइंट सोर्स का बताओ किसी भी आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना, पावर बाई 4πr², P/4πr²। इसका भी एक बहुत काम आता है, ठीक है ना। बस ये दो एडिशनल फॉर्मूला और याद रखना बाबू, एक एक सवाल तुम इस टॉपिक का बना लेगा। हाँ, कुछ सवाल में तुम इसलिए फंसेगा बाबू प्रीवियस ईयर का, क्योंकि तुम्हारा वेव्स वाला टॉपिक हो सकता है कि कमजोर होगा। बात समझ में आ रहा है ना। बाकी ये कोई अटकने वाला फंसने वाला खास टॉपिक नहीं है बाबू। एक छोटा सा बात जो और बताना था, पहले सबसे सब लिख लिया अच्छे से, ध्यान से सुनना। एक आखिरी बात, एग्जाम में ये सवाल पूछता है कि ईएम वेव्स कौन प्रोड्यूस करता है। सुनो, सबसे पहला बात, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मतलब रुका हुआ चार्ज। ये पता है, वो स्टैटिक चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, रुका हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। अच्छा, एक और फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको मेंशन नहीं कर रहे बाबू। हर मास वाला बॉडी एक ग्रेविटेशनल फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, अभी हमको उसका बात नहीं करना, ठीक है ना। सुनो, स्टैटिक चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही नहीं है, तो ईएम वेव का तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ऐसा चार्ज जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। बोले तो चार्ज जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बोले तो उस चार्ज का एक्सेलरेशन 0 है। बेटा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है बाबू, पर ये लोग दोनों एक दूसरे से कपल्ड नहीं होते हैं। दोनों का जो इक्वेशन है ये उस तरह का टाइम वेराइंग इक्वेशन नहीं होता है कि ये दोनों कपल्ड हो। बात समझना, मतलब यहां पर भी ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं होता। तो सुन लो, याद रखना, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, पर ये दोनों फील्ड उस तरह से कपल्ड नहीं होता है कि ये ईएम वेव कहलाए। इंफॉर्मेशन वाला बात है वो, ठीक है ना, हम लोग के लिए सब इंफॉर्मेशन वाला बात है। और तीसरा, एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज याद रखना, एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस करता है कि वो दोनों एक दूसरे से कपल्ड होता है, और जी हां, यहां पर ईएम वेव बनता है। तो याद रखना, ईएम वेव कौन प्रोड्यूस करता है?
स्टैटिक चार्ज नहीं करता है प्रोड्यूस, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला चार्ज भी नहीं करता है प्रोड्यूस, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करता है। एक बार प्रीवियस ईयर में एक सवाल पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ईएम वेव विल बी प्रोड्यूस्ड। पहला ऑप्शन था स्टैटिक चार्ज, वो आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन था अ चार्ज मूविंग विथ अ चार्ज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, वो भी आंसर नहीं था। पता है तीसरा आंसर, ये तीसरा ऑप्शन ये नहीं था कि एक्सेलरेटेड चार्ज, घुमा के एग्जाम में पूछ दिया अ चार्ज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, चार्ज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। बच्चा समझ ही नहीं पाया बेटा, बाबू तुमको ये बात नहीं पता है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास कम से कम एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ना, तो वो आंसर उसका सही था। जो चार्ज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो चार्ज तो बाय डिफॉल्ट एक्सेलरेटेड चार्ज ना है, तो वो चार्ज ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और बाबू कुछ सवाल अब अपने से बनाकर देखना, 15-20 सवाल। एक और ईएम वेव का वीडियो निकालेंगे बाबू किसी दिन, जिसमें 5, 7, 8, 10 सब वैरायटी का जितना हो सकेगा सवाल हम तुम लोगों को बनाकर दिखा देंगे। बाबू थ्योरी के नाम पर इतना ही था, ठीक है ना। अच्छा एक छोटा सा बात सुनो तो, एक आखिरी बात खत्म करते हैं, तो एकदम सुंदर से इसको खत्म करते हैं। बच्चा ये पहचान ही नहीं पाता है प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है। सुनो, वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन जानना है तो साइन के अंदर के साथ, के याद है ना एंगुलर वेव नंबर, के साथ जो बगल में लिखा हुआ एक्स वाई जेड, वही होता है वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन। जरा हमको देख के बताओ तो, जरा हमको देख के बताओ। जैसे चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, हमको बताओ वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन किधर है। इसको देख के बताओ वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है। ये ओमेगा टी प्लस के वाई दिख रहा है, के साथ कौन सा टर्म है, वाई वाला टर्म है ना, मतलब पता है ये वेव किधर जा रहा है, वाई डायरेक्शन के लो। पर वाई में भी दो डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई। बाबू वेव चैप्टर में तुम सीखा था ओमेगा टी और के वाई के बीच में प्लस है, मतलब वेव किधर जा रहा है, नेगेटिव वाई के लो। याद है ये वाला बात। जैसे बताओ तो, मान लो एग्जाम में ये दे दिया मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, अरे किसियों का इक्वेशन दे दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो बताओ वेव का बताओ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अभी नहीं पूछ रहे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन नहीं पूछ रहे, वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बच्चा ये नहीं पहचान पाता। सुनो, के साथ जो टर्म लिखा हुआ है, अभी के साथ क्या लिखा हुआ, जेड ना, मतलब वेव जेड के अलोंग जा रहा है। कौन सा जेड, पॉजिटिव जेड की नेगेटिव जेड। ओमेगा टी और के जेड के बीच में प्लस है ना, मतलब वेव किधर जा रहा है, नेगेटिव जेड के अलोंग। तुम देखना प्रीवियस ईयर में तुमको एक ये सवाल मिलेगा, बच्चा इसमें फंस जाता है। देखो सीख लो, एकदम यही डिट्टो सवाल, ऐसा ही कुछ। ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, ऐसे लिखा हुआ है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। और पूछा है कि बताओ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, एकदम सेम ऐसा ही सवाल पूछा है। तो बताओ वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कौन सा है। कितना बार बता दिए, के साथ जो टर्म लिखा हुआ है वो वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है। तो ये वेव किधर प्रोपगेट कर रहा है, एक्स प्लस वाई के अलोंग। अरे तुमको सीखना अगर अच्छे से तो एक बार एक्स को आई कैप लिख दो और वाई को जे कैप लिख दो, अब तुमको दिखने लगेगा। बताओ वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, आई कैप प्लस जे कैप। अच्छा यहां पर ये माइनस लगा हुआ है, माइनस का क्या मतलब हुआ, आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग ही वेव जा रहा। सुनो मेरा बात, सुनो थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। अगर यहां प्लस होता ना, अगर ये प्लस होता ना तो वेव का डायरेक्शन x प्लस वाई का अपोजिट हो जाता। x प्लस वाई का अपोजिट मतलब यहां एक माइनस लगाना पड़ता, पर यहां पर अभी जो सवाल हम दिए हैं उसमें यहां माइनस ना लगा हुआ है। ओमेगा टी और के एक्स के बीच में माइनस है, इसका मतलब वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर है, x प्लस वाई लिखा हुआ है ना,
तो x प्लस वाई की तरफ है कि x प्लस वाई का उल्टा है? नहीं, x प्लस वाई की तरफ है। x प्लस वाई की तरफ है मतलब आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग है। और इसको कन्वर्ट करना है यूनिट वेक्टर में, तो बाई किससे देना पड़ेगा? √2 से। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एक आखिरी सवाल पूछकर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बाबू सब वेव्स का पढ़ाई है, सब वेव चैप्टर में सीखा था। ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस जेड। चलो ये सवाल है, तुमको अपना अपना नोट्स में लिख लो बाबू, अपना अपना कॉपी में लिख लो। एक बार वीडियो को पॉज करके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है। एक बार अपना कॉपी में लिखने की कोशिश करो। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है। पता है हम अब क्या आंसर होगा? आई कैप प्लस के कैप, पर यहां एक माइनस लगेगा। अरे क्योंकि ओमेगा टी और के के साथ जो कचरा उसके बीच में प्लस ना है। प्लस का मतलब जो ये डायरेक्शन लिखा हुआ है ना, वेव उसके उल्टा में जा रहा है। तो ये लिखा हुआ है ना आई कैप प्लस के कैप, यहां प्लस का मतलब इस डायरेक्शन के उल्टा में वेव जा रहा है बेटा, इसलिए एक माइनस लगाना पड़ा। देखो बताओ ये आंसर तुम्हारा सही आया था कि नहीं आया था? बाबू बहुत सुंदर बात सिखा दी है, हम सच बता रहे, यहीं पर बच्चा आकर के अटक जाता है। बाकी तो मैक्सिमम सवाल इस टॉपिक का आराम से बन जाता है बाबू, अगर तुमको बेसिक बेसिक फॉर्मूला अच्छे से पता है जो बताएं तो। ठीक है ना? चलो बाबू आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।